हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ड्रामा लेकर आ गई हूँ। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ड्रामा की शुरुआत होती है एक इवेंट से, जहाँ पर पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट में यूप्रिस एम्बेसडर के सिलेक्शन के लिए आज कंपटीशन हो रहा था। और यहाँ पर हमारे हीरो यानी सुरवे को उसके दोस्त तो जबरदस्ती ही वहाँ पर धकेल देते हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी हालत तो काफी खराब हो रखी थी। उसकी शर्ट के बटन तक खुले पड़े थे। ऐसे लग रहा था जैसे वो बिना तैयारी के ही यहाँ पर आ गया हो। लेकिन जब कंपटीशन शुरू होता है तब तो सब लोग उसको ही सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि इस हालत में भी वो काफी अच्छा लग रहा था। और फिर फाइनली हमारा हीरो सुरवे इस कंपटीशन को जीत जाता है, क्योंकि वोटिंग में सबसे ज्यादा वोट्स इसको ही मिले थे। फिर नेक्स्ट स्टेज 2 रिपोर्टर भी आ जाते हैं उसका इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन सुरवे ने तो ये कहकर इंटरव्यू के लिए मना कर दिया कि मैं ऐसे वैसे किसी से बात नहीं करता, अगर तुम्हें बात करनी है तो क्यों में ही लगना पड़ेगा, और साथ में आपको मुझे कोई ऐसी चीज भी देनी होगी जिसका कलेक्शन लिमिटेड हो। वहीं दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी हीरोइन को दिखाते हैं जिसका नाम चेरी होता है। वैसे तो चेरी भी पॉलिटिकल साइंस में ही है, लेकिन उसको तो ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं। एक्चुअली उसके डैड एम्बेसडर हैं और इसीलिए वो ही चाहते हैं कि उनकी बेटी चेरी भी इसी सब्जेक्ट को पढ़े, लेकिन इसका ध्यान तो पॉलिटिकल साइंस में होता ही नहीं और बस सारा ध्यान फैशन में ही लगा रहता है। वो बेचारी तो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती थी और यहाँ पर वो टीचर के सामने यही बहाना बना रही होती है कि इस सब्जेक्ट पे मैं ज्यादा ध्यान इसलिए नहीं दे क्योंकि मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए मेरे ग्रेड्स भी थोड़े कम आएंगे, प्लीज मैम आप ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन यहीं पर उसकी टीचर तो उसको पॉइंट आउट कर देती है कि जिस जगह पर तुम बता रही हो अपेंडिक्स उस जगह पर नहीं होता। और बस फिर क्या था, फिर तो मैडम को गुस्सा ही आ गया और वो कहने लगी कि फैशन डिजाइनिंग करते हुए तो तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि वो टीचर भी चेरी का डिजाइन किया हुआ बैग भी ले रही थी। अब तो चेरी ये देखकर मैडम को ही लालच देने लग जाती है कि अगला जो भी मेरा लिमिटेड एडिशन होगा वो बैग मैं आपको फ्री में दे दूंगी। बट टीचर ने तो ब्राइब लेने से मना ही कर दिया और कहने लगी कि इस कम नंबर आने वाले सिस्टम से तुम सिर्फ एक ही काम करके बच सकती हो, और वो ये है कि तुम्हें एक डॉक्यूमेंट्री बनानी पड़ेगी जिसमें कि उनके देश में नोजल ट्राइब के जो लोग रिफ्यूजी बनकर आए हैं उन पर से एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है। ये बात सुनकर बेचारी चेरी तो एकदम से निराश हो गई, क्योंकि उसने ऐसे काम तो पहले कभी किए ही नहीं थे। घर पर आकर वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में दिख रही थी, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था कि हंसल ट्राइब आखिर रहती कहाँ है और वो उनको कहाँ पर तलाश करेगी। और इसी तरह वो सोचते सोचते ही रात को तो सो गई थी, लेकिन सुबह उठते ही उस बेचारी को तो डर ही लगने लगा कि अगर मैं इस सब्जेक्ट में पास ना हुई तब तो मेरे पेरेंट्स या तो मुझे घर से निकाल देंगे या फिर मेरे सारे क्रेडिट कार्ड से बंद करवा देंगे, और अगर ये भी नहीं तो मेरी प्यारी सी गाड़ी मुझसे छीन लेंगे। लेकिन जैसे ही उसने आज अपने मॉम डैड को देखा तब तो उनका मूड बहुत ही अच्छा लग रहा था और वो कहने लगे कि हम तुम्हारे ब्रांड में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, और अगर तुमने अच्छा किया तो तुम आगे फैशन डिजाइनिंग की स्टडीज भी अब्रॉड जाकर कर सकती हो। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने शर्त भी रखी थी कि इस बार तुम्हें पॉलिटिक्स साइंस में तो एकदम से बढ़िया नंबर लाने होंगे और पास भी होना होगा, तभी हम तुम्हारे ब्रांड में इन्वेस्ट कर पाएंगे। फिर क्या था, फिर तो वो डॉक्यूमेंट्री बनाना बेचारी चेरी के लिए मजबूरी हो गया था। अब चेरी को उसकी फ्रेंड के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड इसको मशवरा दे रही थी कि डिपार्टमेंट में एक सबसे पॉपुलर लड़का है जो कि यूप्रिस एम्बेसडर भी है, जिसका नाम सुरवे है। लेकिन चेरी ने कह दिया कि मुझे लड़कों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो एक सिंगल सक्सेसफुल लेडी बनना चाहती हूँ। बट उसकी फ्रेंड बोली कि लड़कों में तो सभी लड़कियों को इंटरेस्ट होता है और तुम्हें तो और भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये जो लड़का सुरवे है ना ये हंसल कबीले से ही है, और अगर इसकी तुम्हारे साथ बात बन जाए फिर तो तुम्हें डॉक्यूमेंट्री बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। नेक्स्ट फिर ये सारा आइडिया तो चेरी को बहुत ही अच्छा लग गया, वो भी सीधा क्यू में जाकर लग गई। और यहाँ पर इतनी सारी भीड़ देखकर वो तो हैरानी रह गई कि इस लड़के के लिए इतनी सारी भीड़ लगी हुई है, क्योंकि उसने तो आज तक अपने डिपार्टमेंट पर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उसके डिपार्टमेंट में इतने हैंडसम लड़के भी पढ़ते हैं। वो वहाँ पर सभी लोगों की मदद किया करता था, किसी की डॉक्यूमेंट्री बनाने में या फिर यूनिवर्सिटी के हर काम में, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी की तरफ से तो उसे एक स्पेशल डॉर्म भी दिया गया था। फिर इतना तक क्यू में उसकी बारी आती है तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, बेचारी सो ही गई थी। जब उसने देखा कि उसका मिलने का नंबर क्या आया है तो उस पर लिखा हुआ था 299 और ये नंबर उसको कल शाम को मिलने वाला था। वहीं जैसे ही वो सोच रही थी कि वो स्पेशल एडिशन में क्या लेकर आए तब तो उसकी बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। एक बार को तो वो सोचने लगी कि मैं कहीं शिकार पर चली जाऊं, वहाँ किसी जानवर को मार के उसके खाल का कोई गिफ्ट या कोई बैग बना लूं। उस बेचारी को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़के में इतनी क्या खास बात है जो हर कोई इसके लिए क्यू में खड़ा हुआ है। बट जो भी हो, फिलहाल तो इसे अपने काम के लिए सुरवे की जरूरत थी
अब नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि सुरभि अपने एक फ्रेंड के साथ मॉर्निंग वॉक पर आया था। वहीं कुछ लड़कियां भी उसका पीछा करते करते आ गई। वो बेचारा थोड़ा परेशान हो गया। तभी उसका फ्रेंड उसको सजेस्ट करता है कि तुम्हें शायद एक गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए। तुम्हें सिंगल समझकर सभी लड़कियां तुम्हारे पीछे आ जाती हैं। बट वो कहता है कि मेरे टाइप की लड़की मुझे तो आज तक मिली ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि वो मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ना हो। अब थोड़ी देर बाद दो असिस्टेंट उससे मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं कि कोई आदमी आपसे मिलने के लिए आया है जिसका नाम एंड्रेस है। वो जैसे ही ये नाम सुनता है उसको मिलने के लिए एकदम चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग चेरी को देखते हैं जो कि अपनी सारी प्रीशियस चीजों को देख रही थी और सोच रही थी कि इनमें से मैं क्या सुरभि को दूं जो वो मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाए। वहीं उसके पास एक डायमंड नेकलेस भी था और उसको देखकर वो सोचने लगती है कि क्यों ना ये मैं उसको दे दूं, क्योंकि इस नेकलेस के सिर्फ 5 ही पीसेस दुनिया में थे। वहीं उसके पास उसके ब्रांड की एक पैंटी भी होती है। वो सोचती है कि क्यों ना ये मैं सुरभि को दे दूं। और फिर क्या था, फिर तो वो अपनी इमेजिनेशन में खो ही गई और उसकी इमेजिनेशन तो पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही थी। अब दूसरी तरफ हमें सुरभि को दिखाया जाता है जो कि एंड्रेस के साथ बैठा हुआ था, जहां एंड्रेस ने उसको एक बॉक्स दिया जिसके अंदर एक स्पेशल टोकन था और वो एंड्रेस उसको योर हाइनेस बुला रहा था। और यहीं पर हमें पता लगता है कि सुरभि कोई और नहीं बल्कि वो होंजल का प्रिंस है और वहाँ पर वो इसलिए रह रहा है ताकि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा सके। शायद उसकी जान को कोई खतरा ही हो। फिर हमें चेरी को क्यू में दिखाया जाता है जहाँ पर वो सुरभि से मिलने के लिए खड़ी हुई थी। वहीं उसके आगे उसकी फ्रेंड डियाना भी थी जो कि एक्चुअली में सुरभि को बहुत ज्यादा लाइक किया करती थी। वो कहने लगी कि अगर ये लड़का मेरी लाइफ में नहीं आया तो मैं किसी को बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगी। लेकिन उसकी ये सारी बातें सुनकर तो बेचारी चेरी तो बहुत ही ज्यादा हंसने लगी और यही सोच रही थी कि पता नहीं ये लड़कियां किस तरह करती हैं, क्योंकि उसे तो बॉयज या बॉयफ्रेंड बनाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वहीं अब डियाना का नंबर आ गया था जहाँ पर चेरी तो बाहर से ही खड़ी हुई सब कुछ सुन रही थी। यहाँ सुरभि ने तो दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया था, क्योंकि जो गिफ्ट डियाना लेकर आई थी वो तो सुरभि को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो कहने लगता है कि तुम तो मेरे टाइप की बिल्कुल भी नहीं हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड ही उसको डेट के बारे में पूछ रही थी। वो अंदाज सुरभि को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसी वजह से डियाना तो टूटे दिल के साथ ही रोती हुई बाहर आ जाती है। अब जैसे ही चेरी अंदर जाती है तो उसने तो पहली बार ही सुरभि को देखा था और फिर क्या था, वो तो बस उसको देखती ही रह गई क्योंकि सुरभि देखने में इतना हैंडसम जो लग रहा था। फिर चेरी उसको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताती है और अपनी हेल्प करने के लिए भी बोल देती है, लेकिन इस सारी बातों का तो सुरभि को पहले से ही पता था। वो कहने लगता है कि मुझे तुम्हारा नाम भी पहले से ही पता है और ये भी पता है कि तुम किस एम्बेसडर की बेटी हो। यहाँ तक कि तुम्हें तो पॉलिटिक्स साइंस में पास होने के लिए होंजल कबीले पर डॉक्यूमेंट्री बनानी है और इसी में ही तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। लेकिन अगर मैं तुम्हारी हेल्प कर भी दूं तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा। फिर क्या था, फिर तो चेरी जो जो चीजें अपने साथ लाई थी एक एक करके सुरभि को दिखाने लग जाती है, लेकिन उसको तो कुछ भी पसंद नहीं आया था। फिर लास्ट में उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। उसने तो वो पैंटी उसको दिखा दिया और कहने लगी कि फिर तो मेरे पास यही ऑप्शन है और ये सिर्फ लिमिटेड एडिशन नहीं बल्कि एक ही पीस सारी दुनिया में बना है। इसको देखकर सुरभि तो एकदम से शॉक हो गया और कहने लगा कि ये तो बहुत ज्यादा प्रीशियस है क्योंकि बैट हेयर से बनी हुई है, ये वाकई काफी रेयर है। फिर तो चेरी दोबारा से सुरभि के बारे में उसी तरह की इमेजिनेशन करने लगी कि शायद जो मैंने सोचा था वो सही ही ना हो। फिर वो कहती है, मुझे ये तो नहीं पता कि फैब्रिक कौन सा है, लेकिन मेरे डैड ने प्रोवाइड किया था तो मुझे मालूम नहीं कि बैट हेयर से बना हुआ है। लेकिन अगर तुमको ये पसंद है तो बेशक इसको रख सकते हो। ये बात सुनकर सुरभि तो बेचारा हंसने ही लग गया और कहता है कि वैसे बैट हेयर जैसा कोई भी कपड़ा नहीं होता और उसकी हेल्प करने के लिए भी वो एकदम से तैयार हो जाता है। फिर वो कहता है कि चलो ठीक है, हेल्प तो मैं तुम्हारी कर दूंगा लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। पहले तो चेरी सोचने लगी कि शायद ये मुझ पर असॉल्ट करेगा, लेकिन सुरभि एकदम से कह देता है कि जैसा तुम समझ रही हो मैं वैसा लड़का बिल्कुल भी नहीं। पहले तो वो अपने सारे घर की सफाई उससे करवाता है और लास्ट में वो उसको कहने लगता है कि तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बन के रहना होगा। लेकिन इस बात पर चेरी तो बिल्कुल भी नहीं मानती और कहने लगती है कि मैं सिंगल ही बहुत खुश हूँ और वैसे भी मुझे बहुत सक्सेसफुल बनना है और आगे काफी काम भी करना है, इसीलिए मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनने वाली। अब सुरभि की ये शर्त उसने नहीं मानी और वो उठकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जैसे ही सुरभि उसका हाथ पकड़कर खींचता है तब तो उनकी एक्सीडेंटल किस ही हो गई थी। किस होने के बाद वो दोनों शॉक्ड थे क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर क्या था, फिर तो वो दोनों एक दूसरे पर चोरी का इल्जाम लगाने लगते हैं कि वो बहुत जोर से सुरभि को मारती है, जिसकी वजह से वो तो घायल ही हो गया था। और फिर चेरी वहाँ से निकल जाती है। फिर जैसे ही चेरी नीचे जाती है तब अपनी गाड़ी के मिरर में देखती है क्योंकि उसके सिर पर तो खून ही लगा हुआ था। वो सोचने लगी कि कहीं मैंने उसको इतनी जोर से तो नहीं मार दिया कि वो बेचारा मर ही गया हो। फिर क्या था, फिर तो वो टेंशन में ऊपर आ जाती है। यहाँ पर सुरभि का एक फ्रेंड अपनी शर्ट से उसका खून साफ कर रहा था और वो दोनों इस तरह बैठे हुए थे कि एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो गई। फिर ये दोनों उठकर बैठ जाते हैं और वो लड़का ब्रायन उनको कहता है कि तुम दोनों में से किसी ने चोरी नहीं की, बल्कि वो जो किस हुई वो बिल्कुल एक्सीडेंटल थी। बट चेरी कहने लगती है कि देखो मैं एक गर्ल हूँ और गर्ल्स तो हमेशा विक्टिम होती हैं, इसीलिए मैं अपने आप को तो विक्टिम ही कहूंगी।
लेकिन सर्वे के सिर में तो काफी चोट लगी हुई थी, इसलिए वो कह देता है कि अगर तुम रोज मेरी देखभाल करने के लिए यहाँ पर आओगी जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता, तब मैं तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री बनाने में हेल्प कर दूंगा। अब उस बेचारी को भी पॉलिटिक्स साइंस में पास होने के लिए सुरभि की जरूरत थी, इसीलिए वो भी मान जाती है। और जब भी उसे लगता था कि वो स्ट्रेस में है, इसीलिए वो तो तुरंत अपना मेकअप सेट करने लग जाती थी ताकि उसकी आईज पर फाइन लाइंस ना जाएं। बट ये बात तो सुरभि को काफी ज्यादा पसंद आई, लेकिन जैसे ही चेरी यहाँ से जाने लगती है तब सुरभि उसको कह देता है कि अगर तुम जा रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। बट चेरी ने उसको यही कह दिया कि तुम मेरे घर पर क्यों जाओगे, मैं तुम्हें नहीं ले जाने वाली। फिर सुरभि उसको कह देता है कि मैं जिस शख्स की इतनी ज्यादा हेल्प कर रहा हूँ, जिसके साथ डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला हूँ, क्या मैं उसका बैकग्राउंड नहीं जान सकता? मुझे तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड जानना है, इसीलिए मुझे अपने साथ लेकर चलो। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं उसी के बाद तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसीलिए वो बेचारी ना चाहते हुए भी सुरभि को अपने घर पर ले गई। फिर जैसे ही सुरभि घर के अंदर जाता है तब तो वो उसके मॉम डैड के सामने नील डाउन ही हो गया और कहने लगा कि होंसल कबीले की तरफ से कोई लड़की या लड़का किसी को डेट करते हैं, तब वो उसके घर वालों के पास जाते हैं उनसे डेटिंग की परमिशन लेने के लिए। बट उसकी ये बात सुनकर मम्मी डैडी के साथ बेचारी चेरी भी बहुत ज्यादा शॉक हो गई, क्योंकि उसको तो इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। और फिर क्या था, फिर तो चेरी को अपने मॉम डैड को सारी बातें सच सच बतानी पड़ जाती हैं कि मुझे सुरभि की एक हेल्प चाहिए, क्योंकि मैं एक सब्जेक्ट में फेल होने वाली हूँ और प्रोफेसर गाला ने मुझे यही कहा है कि मैं होंसल कबीले के लोगों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं और ये उसी कबीले से है। और फिर क्या था, फिर तो सुरभि उसके मॉम डैड का दिल ही जीत लेता है और उससे कहता है कि ये सब मैं झूठ बोल रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि चेरी आपसे झूठ बोल रही है, इसीलिए मुझे सारा नाटक करना पड़ा ताकि ये अपनी सारी बातें आपको सच सच बता दे। इस बात से तो मॉम डैड बिल्कुल इम्प्रेस हो गए और कहने लगे कि प्लीज तुम हमारी बेटे के इस काम में उसकी हेल्प करवा दो। हम यकीन दिलाते हैं कि वो पूरा हार्ड वर्क करेगी और हमें तुम पर भी पूरा विश्वास है कि तुम एक अच्छे आदमी हो। नेक्स्ट डे सुरभि से टोकन लेने के लिए काफी सारी लड़कियां क्यू में खड़ी हुई थी, लेकिन वो तो किसी को टोकन ही नहीं देता। लेकिन वो गर्ल्स तो मान ही नहीं रही थी और बस सुरभि से मिलना ही चाहती थी। लेकिन फिर सुरभि आता है और सबके सामने अनाउंस कर देता है कि अब के बाद मैं किसी भी लड़के से नहीं मिलूंगा, क्योंकि मैंने अपना बॉडी और हार्ट एक लड़की को ही दे दिया है और वो अभी इस वक्त यहीं पर खड़ी हुई है और वो है चेरी। लेकिन चेरी को तो बिल्कुल भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये सब यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी सुरभि उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। लेकिन चेरी ने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि उन गर्ल से बचने के लिए सुरभि ने उसका हाथ ही पकड़ा हुआ है। जब उसने ध्यान दिया तब वो काफी चिल्लाने लग गई, लेकिन फिर सुरभि ने उसको कहा कि अगर तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकती तो मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला। फिर वो उसको काम करने की टाइमिंग बता देता है कि 2 बजे तुम अपनी क्लासेस से फ्री होंगी, फिर इसके बाद 2:30 बजे तुम मेरे पास पहुँच जाना मेरे ही डोम में, फिर हम इकट्ठे ही मिलकर काम करेंगे। बट वहाँ पर आने के लिए चेरी इनकार ही कर देती है। तब सुरभि कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें नई जरूरत है तो कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे तुम्हारे काम से क्या ही मतलब। बट फिर से चेरी उससे रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो। फिर नेक्स्ट डे अपनी क्लासेस खत्म होने के बाद बेचारी चेरी तो 2:31 पर उसके पास पहुंच जाती है। लेकिन इस बात को देखकर सुरभि तो एकदम से ही गुस्सा हो गया और कहने लगा कि आज तो तुम 1 मिनट लेट हुई हो, कल को फिर 1 घंटा लेट हो और परसों तो तुम सारी लाइफ में ही बस लेट होती चली जाओगी। इस बात को लेकर भी सुरभि उसको कुछ सिखाना ही चाहता था कि होंसल के लोग बहुत ज्यादा पंक्चुअल होते हैं। वो अगर किसी को मिलने का टाइम देते हैं तो ना तो उससे 1 मिनट पीछे होते हैं और ना ही 1 मिनट आगे होते हैं। फिर ये दोनों अंदर रूम में जाके बैठ जाते हैं, जहाँ पर सुरभि ने होंसल के बारे में उसको बातें बतानी शुरू कर दी। वो ग्लोब में होंसल नाम का एक देश भी दिखाता है, लेकिन वहाँ की हालत बहुत ज्यादा खराब होने के बाद वो रिफ्यूजी बनकर इस देश में आ गए। वो उसको होंसल के लोगों के बारे में सारी बातें बताता है, यहाँ तक कि कुछ फोटोज और मैप भी दिखाता है और फिर उसके बाद उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लग जाता है। साथ में उसने ये भी बताया कि ऐसा कहते हैं कि होंसल के लोग किसी की आंखों में देख के उसका दिल भी पढ़ सकते हैं और उसके राज भी जान सकते हैं। फिर चेरी भी उससे पूछने लग जाती है तो मेरा कोई राज भी बताओ। उसने कहा कि तुम्हारा राज ये है कि तुम मेकअप के बगैर बहुत अगली दिखोगी। इस बात पर बेचारी चेरी तो चिढ़ने ही लग गई और फिर इस बात को खत्म करने के बाद वो दोबारा से अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर चेरी को होंसल की काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, लेकिन फिर उसने कहा कि तुमने मुझे सब कुछ बता दिया, लेकिन वहाँ के हायर के बारे में तुमने कुछ भी नहीं बताया। जिस पर सुरभि ने उसको बताया कि वहाँ का प्रिंस कहीं खो गया है। इसको सुनकर बेचारी चेरी को तो ये सारी कहानी परियों वाली लगी और वो कहने लगी कि वो लॉस्ट प्रिंस कितना ज्यादा क्यूट होगा। बट उस बेचारी को ये नहीं पता था कि वो प्रिंस तो उसके पास में ही बैठा हुआ है। फिर इसके बाद सुरभि तो चेरी से अपने बहुत सारे काम करवाता है, यहाँ तक कि उसने तो ये भी बताया कि उसे सबसे ज्यादा कौन सी ड्रिंक पसंद है। इसके बाद उनकी जॉगिंग पे जाने का टाइम हो गया था, जिस पर जाने से पहले चेरी तो बहुत सारा मेकअप करती है और बहुत अच्छे से रेडी हो जाती है।
जिसको देखकर सुरभि थोड़ा हैरान था और उसको कहने लगा कि तुम इतना सारा मेकअप क्यों कर रही हो। बट चेरी कहती है कि देखो मैं खुद ही एक ब्रांड हूँ, इसीलिए मुझे काफी अच्छे से रहना पसंद है। फिर सुरभि ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता था, इसीलिए वो अपनी स्मार्ट वॉच पर टाइमिंग सेट कर देता है। अब जैसे ये दोनों साथ में बाहर जाते हैं तो वहाँ पर गर्ल्स सुरभि को देखकर उसके पीछे नहीं पड़ी हुई थी, क्योंकि वो तो डिस्ट्रैक्ट हो गई थी उस लड़की को उसके साथ में देखकर। एक्चुअली यही वजह थी कि सुरभि उसको अपने साथ लेकर आया था ताकि लड़कियां उसके पीछे ना ही पड़े। फिर सुरभि तो चेरी का पानी छीनकर उससे पी लेता है और इस वजह से उन दोनों के बीच तो काफी ज्यादा लड़ाई हो गई थी। इसके बाद सुरभि अपनी स्मार्ट वॉच पर अपनी हार्ट बीट चेक करता है, जिसमें उसने देखा कि रोज की बजाय आज तो उसकी हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज लग रही है। जिस पर चेरी ने उसको बताया कि तुम्हारे साथ एक इतनी खूबसूरत लड़की जो है, शायद इसीलिए ये सब हो रहा होगा। बट सुरभि उसको मना कर देता है और इसी नोकझोंक में वो तो काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। फिर क्या था, फिर तो सुरभि की हार्ट बीट 150 से भी और ज्यादा हो गई। फिर चेरी सुरभि के साथ एक सेल्फी लेने लग जाती है, लेकिन सुरभि ने तो एकदम से ही मना कर दिया और कहने लगा कि मेरी कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं होनी चाहिए, और उठकर वहाँ से चला ही जाता है। लेकिन तभी हमें दिखाया गया कि कोई सीक्रेटली उनकी फिल्म बना रहा है, और शायद ये वही लोग थे जो कि सुरभि को काफी तलाश कर रहे थे। फिर नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि आज तो सुरभि को चेरी को अपने साथ लेकर जाना था होंसिल के लोगों से मिलाने के लिए, जो कि उस कंट्री में रिफ्यूजीज बने हुए थे। यहाँ पर चेरी तो एक बड़ी गाड़ी लेकर आई थी और उसने कह दिया कि छोटी गाड़ी में मेरा सामान नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं इसको लेकर आ गई हूँ। फिर जैसे ही सुरभि वैन का दरवाजा खोलता है तब तो वहाँ पर लगेज ही लगेज था। इसको देखकर वो तो एकदम से हैरान हो गया और कहने लगा कि हम एक रात के लिए तो वहाँ पर जा रहे हैं, उसमें इतना सामान ले जाने की क्या ही जरूरत है। फिर वहाँ पर बैठने की एक ही सीट बची थी। सुरभि उस पर बैठ गया और कहने लगा कि अब तुम कहाँ पर बैठोगी। चेरी कहती है कि मैं तो काफी ज्यादा लाइट वेट हूँ, तुम थोड़ा एडजस्ट कर लेना, मैं तुम्हारी लैप में ही बैठ जाऊंगी। फिर यहाँ से जाते हुए सारे रास्ते तो सुरभि और चेरी बहुत ही ज्यादा लड़ रहे थे, लेकिन वहाँ सड़कों में गड्ढे होने की वजह से एक टाइम ऐसा आ गया कि उन दोनों की फिर से एक्सीडेंटल किस हो गई। इसके बाद बेचारी चेरी काफी ज्यादा शर्मिंदा हुई और सोचने लगी कि क्यों ना मैं थोड़ा कम ही सामान ले आती। इसके बाद एक बार फिर से वो दोनों लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर चेरी ने तो सुरभि की शर्ट इस तरह पकड़ी हुई थी कि झटके में ही उसके बटन टूट जाते हैं। फिर क्या था, फिर तो सुरभि ने चेरी को एकदम से चिपका लिया और अपनी गोद में बैठा लिया और कहने लगा कि जब तक हम वहाँ पर नहीं पहुँच जाते तब तक तुम ऐसे ही बैठी रहोगी। अब रास्ते में वो एक ब्रेक लेते हैं जहाँ पर सुरभि अपनी शर्ट बदल के ही आ गया था और चेरी ने भी उससे अपोलोजाइज कर लिया, कहने लगी कि सॉरी, सारी मेरी ही गलती है, अगर मैं लगेज कम लेकर आती तो शायद ऐसा भी ना होता। यहाँ तक कि वो तो एक्सीडेंटल किस होने के लिए भी उससे माफी मांग लेती है। बट इस पर सुरभि तो उसको छेड़ने ही लग गया और कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने इसको माइंड नहीं किया, वैसे भी तुम्हारे लिप्स तो काफी ज्यादा सॉफ्ट हैं, वो तो मुझे काफी अच्छा लगा। लेकिन इस बात पर चेरी कह देती है कि एक्सीडेंटल किसेस को मैं नहीं गिनती, वैसे भी जो पर्सन मुझे फर्स्ट किस करेगा वो तो काफी ज्यादा स्पेशल होगा, शायद वो एक प्रिंस ही हो। लेकिन इस बात का उसको नहीं पता था कि ये जो एक्सीडेंटल किस उसकी हुई है वो भी किसी प्रिंस के साथ ही हुई है। अब ये लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे जहां पर एंड्रस और उसकी वाइफ इन दोनों का वेलकम करते हैं। जिसके बाद सुरभि ने चेरी को बताया कि होंसिल कबीले के लोग किस तरह से एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। बट वहीं जैसे ही वो ड्राइवर उसका सामान उतार रहा था तब तो एंड्रस और उसकी वाइफ ये सामान देखकर ही हैरान थे और सोचने लगे कि लोग इतना सारा सामान लेकर यहाँ क्यों आए हैं। बट चेरी तो उनको यही कहने लगती है कि वैसे मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए मैं लगेज भी कम लेकर आई हूँ। जिस बात पर वो बेचारे तो एकदम से हैरान हो गए। फिर वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि यहाँ जगह की बहुत ज्यादा कमी थी, इसीलिए एंड्रस ने उनको एक ही कमरे में रुकने के लिए कह दिया। जिस बात पर चेरी तो सुरभि के साथ बहुत ही ज्यादा लड़ने लग जाती है और यहाँ पर वो दोनों तो एक क्यूट सा कपल लग रहे थे और एंड्रस को भी ये दिख गया कि कोई तो है जो उनके प्रिंस को भी डांट सकती है। फिर ये लोग वहाँ पर डॉक्यूमेंट्री शूट करना शुरू कर देते हैं और एंड्रस इनको सारी बातें समझाए जा रहा था। वहीं पर बेचारा सुरभि तो सारी शूटिंग करता है, लेकिन वो खुद को उसमें नहीं लेता। जब चेरी रिफ्यूजी से मिलती है तब वो वहाँ के कल्चर के बारे में जानती है, उनके रहन सहन के बारे में जानती है और फिर उनके बच्चों से मिलती है और उनके साथ भी बहुत सारा टाइम स्पेंड करती है। जब ये लोग और बच्चों से मिलने के लिए स्कूल की तरफ जाते हैं तब तो बच्चे यही समझ रहे थे कि ये दोनों एक कपल ही हैं और इस बात को सुनकर तो वो दोनों ही ब्लश करने लग गए। फिर इसी तरह से रात हो जाती है और चेरी तो अपना सारा काम निपटा कर लेटने के लिए आ गई थी, लेकिन उस बेचारी को तो नींद ही नहीं आती क्योंकि सुरभि भी अभी तक नहीं आया था। इसीलिए वो बाहर जाती है और यहाँ पर एंड्रस और सुरभि दोनों को ही बातें करते हुए सुन लेती है, जहाँ पर सुरभि तो एंड्रस को वो बॉक्स वापस दे रहा, लेकिन एंड्रस तो लेने के लिए मना ही कर देता है और उससे कहता है कि आपकी अमानत है, इसीलिए मैंने आपको ये दिया। एंड्रस ये भी कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि इसकी वजह से कितनों की जान गई है। बट सुरभि ने कहा कि इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं, मैंने तो किसी की जान नहीं ली।
बस इतनी बात सुनकर बेचारी चेरी तो डरी जाती है कि पता नहीं ये कौन लड़का है और शादी मेरे साथ भी कुछ ना कर दे, और इतना सुनकर वो बेचारी तो वहाँ से उठ के ही चली गई। इससे पहले कि वहाँ पर सुरभि आता, वो तो खुद को एक मैट में लपेटती है और सोने की एक्टिंग करने लग जाती है, जिसको कि सुरभि आकर देख ही लेता है। फिर सुरभि अपना वो बॉक्स अपने बैग में रख रहा था, जिसको कि चोरी चोरी चेरी ने भी देख लिया। और फिर वो चेरी के पास आया और उसे कहने लगा कि आखिर तुम ब्रश किए बिना कैसे सो सकती हो। वो उसको उठने के लिए कहता है कि चलो मेरे साथ और ब्रश करके आते हैं। वो काफी ज्यादा कोशिश तो करता है, लेकिन चेरी तो सोने का नाटक जारी रखती है। फिर कुछ देर बाद जैसे ही सुरभि सो गया था, तभी चेरी उठती है और उठ के वही बैग चेक करने लग जाती है कि देखो तो सही उसने आखिर इसमें रखा क्या है। लेकिन फिर बैग की चाबी ना होने की वजह से उससे वो बैग खोला ही नहीं गया। वो ये सब करके हटी ही थी कि तभी सुरभि की आंख भी खुल गई। फिर तो वो उसके सामने यही कहने लगती है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, प्लीज मेरे लिए कुछ तो बना दो। तभी सुरभि कहता है कि चलो किचन में जाकर देखते हैं कि वहाँ पर खाने के लिए क्या पड़ा हुआ है। उनके किचन में एक ट्रेडिशनल फूड थी जो कि हॉन्सिल लोगों की ही थी, और यहाँ पर ये दोनों बैठकर खाना तो खा ही रहे थे, साथ में बहुत ज्यादा लड़ाई भी कर रहे थे। फिर इसी लड़ाई के चक्कर में बेचारी चेरी के हाथों तो सुरभि की आंख में ही कुछ लग जाता है। फिर क्या था, फिर तो वो सुरभि के थोड़ा क्लोज जाकर उसकी आंख को ही देखने लग गई। तभी उन दोनों के बीच एक किसी होने वाली थी, क्योंकि वो इतने ज्यादा क्लोज जो आ गए थे। फिर वो दोनों अपने आप को कंट्रोल करते हैं और फिर वापस से बैठ जाते हैं। फिर सुरभि उसको अपने हाथों से ही फीड करने लगता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोग देखते हैं कि एंड्रस और उसकी वाइफ दोनों बैठकर नाश्ता कर रहे थे। वहीं सुरभि और चेरी भी थे, और यहीं पर बातें करते करते चेरी तो उसको कहने लगी कि तुमने यहाँ पर सबके बारे में तो बता दिया, लेकिन अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तुम वहाँ पर कब तक जाओगे? वैसे भी आज तो हम जाने ही वाले हैं। इस बात को सुनकर बेचारा एंड्रस और उसकी वाइफ तो दोनों ही डर गए कि अब पता नहीं क्या होगा। लेकिन सुरभि तो सारी बातों को बहुत अच्छे से संभाल लेता है और उसे कहने लगता है कि अभी तुम्हारा बहुत सारा काम बचा है, चलो मेरे साथ, हम दोनों मिलकर करेंगे। फिर इनका काम खत्म होने के बाद ये तो वापस जाने लगते हैं। यहाँ पर जाते जाते सुरभि चेरी को एक बात सिखाता है कि जो चीज तुमने अपनी नेसेसिटी बना ली है, जिसकी वजह से तुम्हारी सारी गाड़ी भरी हुई है, ये कभी भी लोगों की नेसेसिटीज नहीं हो सकती, इसीलिए अपनी लाइफ को आसान बनाना सीखो। यहाँ पर सुरभि की कही हुई बात बेचारी चेरी को लगी गई थी और फाइनली उसको सबक भी मिल चुका था। फिर ये दोनों सीधा अपने घर पर पहुँच जाते हैं और यहाँ आते ही सुरभि कहता है कि अब तुम्हें और टाइम बर्बाद नहीं करना, तुम्हारे पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं अपना काम पूरा करने के लिए। चेरी का तो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, वो तो छुट्टियों पर जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी सुरभि जबरदस्ती उसको अपने साथ काम पर लगा लेता है। वहीं चेरी ने ये बात भी नोटिस की कि कोई आदमी उन पर नजर रखे हुए है। ये बात वो जाकर सुरभि को भी बता देती है। सुरभि इस बात पर काफी शॉक्ड होता है, लेकिन फिर भी इस बात को अवॉइड करके वो दोनों ऊपर ही चले गए। यहाँ पर आकर सुरभि ने वही बॉक्स खोला जिसमें की एक क्राउन रखा हुआ था। फिर सुरभि इस क्राउन को देखता है और वापस से बॉक्स को बंद करके रख देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें चेरी को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेस्टी के साथ बैठी हुई थी, जिसके थ्रू उसको पता लगा कि आज बास्केटबॉल मैच है, वो भी पॉलिटिकल डिपार्टमेंट का आर्ट डिपार्टमेंट से। और थोड़ी देर बाद ही चेरी को एक कॉल भी आ जाती है, और ये कॉल किसी और की नहीं बल्कि सुरभि की थी। और वो कहने लगा कि आज के बास्केटबॉल मैच में तुम मुझे चीयर करने के लिए आओगी। बट बेचारी चेरी तो यहाँ पर बहुत ही परेशान हो गई, क्योंकि उसको बास्केटबॉल या किसी भी गेम या मैच में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। बट फिर भी चेरी तो यही देखना चाहती थी कि सुरभि किस तरह खेलता है। अब बास्केटबॉल मैच शुरू भी होने वाला था। वहीं उसने देखा कि अपोजिट टीम के साथ काफी सारी चीयर करने वाली लड़कियां हैं, और ये कोई और नहीं बल्कि वही थी जो कि सुरभि के पीछे पड़ी हुई थी। अब सुरभि की वजह से इनका तो दिल ही टूट गया था, इसीलिए ये अपोजिट टीम में चली गई हैं। फिर सुरभि एक गेम खेलने के लिए आ जाता है, और इस बात को उसने भी नोटिस कर लिया था कि ज्यादातर लड़कियां उसके अपोजिट टीम की तरफ ही हैं, और ये वही लड़कियां थी जिनको की सुरभि ने रिजेक्ट ही कर दिया था। वही गेम में एक लड़का कार्टिस भी होता है जो कि आर्ट्स डिपार्टमेंट का हीरो ही था, और यहाँ वो सारी लड़कियाँ सिर्फ इसी को चीयर करने के लिए आई थी। वहीं दूसरी तरफ बेचारी चेरी भी कुछ लड़कियों को लेकर सुरभि को चीयर करने के लिए आगे आ जाती है। यहाँ तक कि उसने तो कुछ ड्रेसेस भी डिजाइन की हुई थी। तभी सुरभि उसके पास आकर कह देता है कि प्लीज ये ड्रामा बंद करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बट चेरी कहने लगी कि मैं तो पहली बार किसी को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ, वैसे भी मैंने देखो कितनी अच्छी ड्रेसेस डिजाइन की हैं। भले ही सुरभि ये सब नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसे बहुत खुशी हुई थी कि चेरी उसको सपोर्ट करने के लिए आई है। फिर थोड़ी देर बाद कार्टिस सीधा चेरी के पास आ जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम आज शाम के लिए फ्री हो। एक्चुअली कार्टिस की नजर काफी टाइम से चेरी पर थी, जब वो फैशन की डिजाइन लेने के लिए आर्ट क्लासेस में आया करती थी। बट चेरी ने तो यहाँ पर उसको मना ही कर दिया और कहने लगी कि नहीं, मैं फ्री नहीं हूँ और वैसे भी मेरा एक बॉयफ्रेंड है। लेकिन इस बात पर कार्टिस को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। तभी सुरभि वहाँ पर आ गया और चेरी का हाथ पकड़कर कह देता है कि ये तो आजकल मुझे डेट कर रही है, इसीलिए प्लीज तुम कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचो।
इसी चक्कर में यहाँ इन दोनों के बीच तो एक बैठी लग गई कि आज जो भी मैच में जीतेगा उसी के साथ चेरी डेट पर जाएगी। ये बात चेरी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो तो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी, बट फिर भी सुरभि ने उसको कह दिया कि तुम मुझ पर भरोसा रखो, वैसे भी मुझे कम्पीट करना बहुत ज्यादा पसंद है। वहीं दूसरी तरफ सारी लड़कियां चेरी से तो बहुत ही ज्यादा जेलस कर रही थी। आखिरकार उसके लिए दो लड़के जो लड़ रहे थे। फिर मैच शुरू हो जाता है और यहाँ पर फर्स्ट राउंड में तो आर्ट्स की टीम जीत रही थी। एक्चुअली इस बात का सुरभि ने काफी ज्यादा प्रेशर ले लिया था और वो एक टीम की तरह नहीं बल्कि अकेले कार्टिस के खिलाफ ही लड़ रहा था। और फिर क्या था, टीम वर्क न होने की वजह से आर्ट्स की ही टीम जीत जाती है। वहीं चेरी तो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा मायूस हो गई थी क्योंकि उसे कार्टिस के साथ बिल्कुल भी डेट पर नहीं जाना था। इसीलिए ब्रेक में वो सीधा सुरभि के पास आ जाती है और उसको कहती है कि प्लीज सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दो और ये मत भूलो कि तुम एक टीम में हो, इसीलिए बेटर यही होगा कि तुम टीम वर्क करना ही शुरू कर दो। तुम सबको साथ लेकर चलोगे तो देख लेना अगला ये राउंड तुम ही जीतोगे। यहाँ तक कि चेरी तो सुरभि को डांट भी देती है और उसको उसकी सारी गलतियां भी बता देती है। इस बात को देखकर सुरभि को काफी अच्छा लगा कि कोई तो है जो उसको डांट भी देता है और उसकी गलतियां भी उसको समझाता है। फिर तो फाइनली सुरभि इस बात को समझ ही गया था। फिर वो अपनी टीम के साथ प्लान बनाता है और जैसे ये मैच पूरा हुआ तब सुरभि की टीम ही इस मैच को जीत गई। ये सब देखकर चेरी बेचारी तो इतनी ज्यादा खुश थी कि जाते ही सबके सामने सुरभि को हगी कर लेती है। लेकिन उस बेचारी को ये नहीं पता था कि कहीं न कहीं ये लव कन्फेशन ही कर रही थी सुरभि के सामने। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर कार्टिस भी आ जाता है और उसको कहता है कि देखो हम तुम्हारी वजह से ये सब नहीं कर रहे थे, ये सब तो एक मजाक था, वरना किसी लड़के के लिए बैट लगाना ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। साथ में कार्टिस ने तो ये भी कह दिया था कि वैसे मुझे पता लग गया है कि ये तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं और अगर तुम चाहती हो तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल रहूंगा। फिर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं लेकिन सुरभि और चेरी वहीं पर बैठे हुए थे। सुरभि उसको कहने लगा कि पहली बार मुझे तुमने मैच के बीच में इस तरह समझाया, मुझे बहुत अच्छा लगा और शायद अब मुझे भी रियलाइज हो गया है कि तुम भी मुझे बहुत कुछ सिखा सकती हो। फिर जैसे ही चेरी वहाँ से जाने वाली थी सुरभि तो उससे ये भी पूछ लेता है कि क्या आज रात हम लोग डिनर पर जा सकते हैं। इस बात को कहते हुए सुरभि थोड़ा परेशान तो था लेकिन फिर चेरी ने हाँ कर दी और उसको पूछने लगी कि मुझे कहाँ आना है और किस टाइम आना है। सुरभि ने कहा कि तुम रात को 8 बजे मेरे ही डोम पर आ जाना, मैं अपने ही हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगा। फिर रात के टाइम जैसे ही चेरी डिनर पर पहुंचती है तब तो सुरभि ने काफी सारा खाना तैयार किया हुआ था और वो बहुत ज्यादा अच्छा भी लग रहा था। यहीं सुरभि के फेस पर एक अच्छी सी स्माइल भी थी जिसके बारे में चेरी उससे पूछ ही लेती है कि क्या हुआ, तुम इतना स्माइल क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि स्माइल इसलिए है क्योंकि मुझे वो दिन याद आ गया जबकि मैं तुमसे पहली बार मिला था। बट चेरी तो उस मोमेंट को याद किए जा रही थी जब वो दोनों पहली बार हमें दिखाए गए थे, लेकिन इस बात पर सुरभि ने मना कर दिया और कहने लगा कि उस दिन तो तुम मुझसे मिली थी जबकि मैं तो वो याद कर रहा था जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था। तभी हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है। एक्चुअली सुरभि उस टाइम पर यहाँ आया था जब ये हाई स्कूल में था। तभी एक लड़की उसके पास आती है और अपने ब्रांड का प्रमोशन करने के लिए उसको एक रुमाल दे देती है क्योंकि सुरभि का फेस काफी गंदा हो रखा था। और जब उसने फेस साफ कर लिया फिर तो चेरी उसको वो रुमाल बेचने ही लग गई। एक्चुअली वो बिजनेस में काफी ज्यादा अच्छी है। सुरभि ने बहुत मना तो किया लेकिन फाइनली वो उसको मना ही लेती है उस रुमाल को खरीदने के लिए। फिर बैक टू द प्रेजेंट आ जाते हैं और यहाँ सुरभि ने वो रुमाल तो आज तक संभाल के रखा हुआ था लेकिन चेरी कहती है कि उस टाइम पर तो मैंने अपना ब्रांड शुरू ही किया था, मुझे तो वो दिन याद भी नहीं और ना ही तुम याद हो। फिर सुरभि ने उसको बताया कि पहली दफा किसी लड़की ने फोर्सफुली मुझे कोई अपनी चीज भेज दी थी, इसीलिए मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाया। फिर वो उसके थोड़ा करीब आ जाता है और उसको कहने लगता है कि वैसे तो मैं तुम्हें हमेशा से ही लाइक किया करता था लेकिन तुम तो कभी भी क्लासेस में नहीं आई और ना ही हम दोनों को मिलने का मौका मिला, लेकिन आज जैसे कि हम दोनों साथ हैं इसीलिए मैं अपनी फीलिंग तुम्हारे सामने कन्फेस करना चाहता हूँ। और फिर क्या था, फिर तो वो उसको पूछ ही लेता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। फिर वो चेरी का हाथ पकड़ता है और अपने सीने पर रख लेता है कि देखो मेरी हार्ट बीट कितनी ज्यादा तेज हो रही है और अगर तुम्हें मेरी फीलिंग सिंसियर लगे तभी तुम मुझे यस बोलना, आइंदा बिल्कुल भी नहीं। अब बेचारी चेरी तो ये सारी बातें सुनकर शर्माने ही लग गई लेकिन उसने अभी तो इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। और फिर जब सुरभि डिश वॉश कर रहा था तभी वो उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। वो उससे कहने लगती है कि आखिर तुम इतना ज्यादा स्माइल क्यों कर रहे हो। सुरभि ने कहा कि आज तो मैंने अपना लव कन्फेशन कर ही दिया है इतने दिनों बाद, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ तक कि तुमसे अपनी सेवा करवाते करवाते मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मैं तुम्हारा हो गया और कब मैं ही तुम्हारी इतनी ज्यादा हेल्प करने लग गया। देखो आज तो इसने चेरी के लिए खाना भी बनाया था, यहाँ तक कि बर्तन भी धो रहा था ताकि चेरी के नेल्स खराब ना हो। वो कहता है कि तुम तो मेरी हर चीज का सेंटर बनती जा रही हो। फिर तभी उनकी डोरबेल बजती है और जैसे ही चेरी ने जाकर दरवाजा खोला तो यहाँ पर कुछ गार्ड्स थे जिन्होंने गन ही ले रखी थी। तभी सुरभि भागा हुआ डोर के पास ही आ जाता है और वो सब तो उसके सामने झुकी जाते हैं और उसको योर हाइनेस कहकर बुला रहे थे
फिर तभी वहाँ पर एक क्वीन की एंट्री होती है, जिनके साथ एक और लड़की भी थी। एक्चुअली ये कोई और नहीं बल्कि सुरवे की मॉम थी। फिर वो सुरवे को साइड पर ले जाती है और उसके साथ बात करने लग जाती है कि बेटा, तुम मुझे इस तरह वहाँ छोड़कर यहाँ पर क्यों आ गए थे? वैसे भी तुम्हारी जो भी लड़ाई थी वो तुम्हारे डैड के साथ थी, तुम्हें इस तरह वहाँ से भागकर नहीं आना चाहिए था। होंसिल कबीले को तुम्हारी जरूरत है, तुम ही उन सब का फ्यूचर हो, इसीलिए प्लीज वहाँ पर आ जाओ और अपनी जिम्मेदारियों को संभाल लो। फिर यहाँ पर जैसे ही मॉम के थ्रू उसको पता लगता है कि उसके डैड की तो डेथ ही हो गई, फिर तो सुरवे बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने लग जाता है, यहाँ तक कि वो तो रोने ही लगा था। एक्चुअली सुरवे उन सारी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसीलिए वो वहाँ से भाग आया था। फिर मॉम कहती है कि तुम्हारे लोगों और तुम्हारी कंट्री को तुम्हारी जरूरत है, इसीलिए प्लीज वापस आ जाओ और सारा कुछ संभाल लो। तुम्हारा वो ताज और तुम्हारा वो थ्रोन तुम्हारा बहुत टाइम से इंतजार कर रहा है। फिर मॉम ने उसको बताया तुम्हारे डैड ने तो सिर्फ तुम्हें उस पैलेस से निकाला था, लेकिन तुम तो देश छोड़कर ही भाग आए। यहाँ पर मॉम तो प्रिंसेस कारीन का भी जिक्र करती हैं कि जल्दी से आ जाओ और उसके साथ शादी कर लो। वो कहता है कि मैंने इसी वजह से डैड को मना किया था कि ना तो मैं उससे प्यार करता हूँ और ना ही उससे शादी करना चाहता हूँ, भले ही वो मेरी बचपन से फ्रेंड है, लेकिन फिर भी ये शादी वाली बात तो मैं उससे बिल्कुल नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ बाहर बैठी हुई चेरी तो बहुत ज्यादा परेशान थी, उसको अंदाजा ही नहीं था कि वो इतने दिनों से एक प्रिंस के साथ रह रही है, यहाँ तक कि आज तो उसने एक क्वीन और एक प्रिंसेस को भी देख लिया। फिर प्रिंसेस कारीन बेचारी चेरी के साथ बातें करने लग जाती है और कहती है कि मैं 18 साल से सुरवे को जानती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी अपने लिए वो चीजें उसकी आंखों में नहीं देखी जैसा कि तुम्हारे लिए देखी हैं। वो पूछती है कि क्या तुम प्रिंस से प्यार करती हो, लेकिन चेरी ने कह दिया कि मैं प्रिंस से नहीं, मैं तो सिर्फ सुरवे से प्यार करती हूँ। वहीं दूसरी तरफ सुरवे तो अपनी मॉम से थोड़ा टाइम मांग लेता है और कहता है कि मेरे पास यहाँ पर एक जिम्मेदारी है। एक्चुअली ये जो बाहर लड़की बैठी हुई है इसके लिए मुझे एक डॉक्यूमेंट्री बनवानी है। जिस दिन मेरा वो काम पूरा हो जाएगा मैं वापस अपने कबीले में आ जाऊंगा, तब तक आप मुझे सोचने का टाइम भी दे दें और प्लीज मुझे थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए। फिर इसके थोड़ी देर बाद ही मॉम और प्रिंसेस सब लोग ही वहाँ से चले जाते हैं। सुरवे तो उनको सी ऑफ करके जैसे ही आया तब आते ही चेरी को हक कर लेता है। वहीं सुरवे ने उसको कहा कि प्लीज मुझे थोड़ा टाइम अपने साथ ही रहने दो, यहाँ तक कि वो तो रोने ही लगा था क्योंकि उसके डैड की भी डेथ हो गई थी और इतनी सारी जिम्मेदारियां भी उसके ऊपर आ गई। वो जितना ज्यादा इन चीजों से भागने की कोशिश करता था उतना ज्यादा ही इनमें फंसता चला जाता था। वो लोग कहीं ना कहीं से इसको ढूंढ ही लेते। फिर चेरी उससे पूछती है आखिर उस ब्लैक बॉक्स में क्या था। तभी सुरवे उसको कहता है कि हाँ मैंने देखा है, तुमने काफी टाइम तक उसको खोलने की कोशिश की है। फिर वो उस बॉक्स को खोलता है और उसको दिखा देता है कि किंग ऑफ होंसिल का क्राउन है। एक्चुअली ये क्राउन चोरी हो गया था, कुछ लोग तो इसके पीछे मर भी चुके हैं और यहाँ तक कि हमारे थ्रोन पर भी कब्जा करना चाहते हैं और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तभी चेरी पूछ लेती है कि क्या तुम्हें प्रिंसेस कारीन से शादी भी करनी होगी। इस पर बेचारा सुरवे तो एकदम से चुप हो जाता है, लेकिन इस बात पर चेरी उससे नाराज नहीं होती और उसको कहती है कि हमारे पास जितना भी टाइम है वो हमें साथ में काफी अच्छे से बिताना चाहिए, कम से कम हमारे पास कुछ अच्छी मेमोरीज तो होंगी। फिर वो लोग देखते हैं कि अब तो टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, इसीलिए सुरवे ने तो उसको अपने घर पर ही रुकने के लिए कह दिया। फिर वो उसको अपनी नाइट ड्रेस भी पहनने के लिए दे देता है, लेकिन इस बात पर चेरी तो बहुत ही ज्यादा शोर मचाने लगी और कहती है कि मैं तो बहुत ज्यादा आउटडेटेड लग रही हूँ। लेकिन इस बात पर सुरवे ने तो उसको हक ही कर लिया, यहाँ तक कि वो तो उसके इतना करीब आ जाता है कि चेरी को ऐसा लगा जैसे वो उसको किस कर लेगा। चेरी भी इसके लिए तैयार थी, लेकिन सुरवे ने ऐसा नहीं किया और उसको कहने लगा कि क्या आज रात को हम लोग गुड बॉय और गुड गर्ल बनकर रह सकते हैं, हम दोनों बस एक दूसरे का हाथ पकड़कर सो जाएंगे। इस बात को सुनकर चेरी बेचारी तो हंसने ही लग जाती है और सोचती है कि तुम कितने सीधे हो, चलो जैसा तुमने कहा हम दोनों गुड बॉय और गुड गर्ल बनकर सो ही जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कारीन तो चेरी को लेकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो रही थी, लेकिन फिर मॉम ने कह दिया कि मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो यहाँ पर वापस आ जाएगा। और रही उस लड़के की बात, तो इस बात की तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मेरा बेटा कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करेगा। चेरी और सुरवे का मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए प्लीज तुम ज्यादा चिंता मत करो, उसे फाइनली तो तुम्हारे पास आना ही पड़ेगा। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चेरी, सुरवे और उनके बहुत सारे दोस्त लाइब्रेरी में इकट्ठा हो जाते हैं। एक्चुअली जो डॉक्यूमेंट्री चेरी को तैयार करनी थी उसमें हेल्प करने के लिए वो सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, लेकिन जब प्रिंसेस कारीन वहाँ पर पहुँच गई उसको देखकर तो वो सब लोग काफी ज्यादा हैरान थे। उसको देखते ही बेचारी चेरी के मुंह से तो योर हाइनेस ही निकल गया। फिर क्या था, फिर तो सब लोगों को पता ही लग जाता है कि ये सुरवे कोई आम इंसान नहीं बल्कि होंसिल कबीले का होने वाला किंग है।
फिर तो वो सब लोग ही सुरभि को बहुत ज्यादा स्पेशल ट्रीट करने लगते हैं, लेकिन सुरभि ने तो मना ही कर दिया और कहने लगा कि प्लीज तुम लोग मेरे लिए वैसे ही हो जैसे पहले थे, इसीलिए इस तरह की हरकतें मत करो और बस मुझे एक फ्रेंड की तरह ही रखो। वहीं अब सब लोग मिलकर चेरी की काफी ज्यादा हेल्प करवाते हैं। वहीं प्रिंसेस काली ने तो एक बात बहुत अच्छे से नोटिस कर ली थी कि जिस तरह का बॉन्ड चेरी और सुरभि का है वो तो कभी भी उन दोनों का बन ही नहीं सकता। वो इतने साल सुरभि के साथ रही थी, लेकिन फिर भी उसने सुरभि की आंखों में वो सब चीजें पहले कभी भी नहीं देखी। इसके बाद चेरी और कारीन दोनों ही साइड पर बुक्स लेने के लिए चली जाती हैं, जहाँ पर उसने चेरी से पूछ लिया कि क्या तुम सुरभि से प्यार करती हो, और कहने लगी कि मैं तो उससे काफी टाइम से प्यार करती हूँ, वो तो मेरे लिए एक परफेक्ट मैन है। फिर वो दोनों ही थोड़ी देर और बात करती हैं और यहाँ पर चेरी भी अपनी फीलिंग्स बताती है सुरभि के बारे में, और उसके बारे में बताते बताते तो चेरी की आंखों में आंसू भी आ गए थे। वो रोते रोते उससे कहती है कि बेशक मैं उसको लाइक करती हूँ, लेकिन फिर भी जब वो चला जाएगा तब मैं उसे एक सपने की तरह भूलने की कोशिश करूंगी, क्योंकि वो एक सपने की तरह ही मेरी लाइफ में आया था, लेकिन मैं उसको कभी भी उसकी ड्यूटीज पूरी करने के लिए नहीं रोकूंगी। फिर डॉक्यूमेंट्री में उन लोगों को कुछ और सीन्स ऐड करने थे, इसीलिए वो कारीन और सुरभि दोनों का ही इंटरव्यू भी लेते हैं, क्योंकि वो दोनों ही हौसल कबीले से जो थे। लेकिन सुरभि ने तो ये कह दिया कि मैं तब तक कुछ नहीं बोलूंगा जब तक चेरी यहाँ पर खड़ी है, इसीलिए वो तो पहले उसे ही वहाँ से भेज देता है और उसके बाद अपना पार्ट रिकॉर्ड करवाता है। फिर वो अपने दोस्त टी-रेक्स को कहता है कि तुम्हें पता है ना ये वीडियो चेरी को कब और कैसे दिखानी है। वह भी सैड होकर उससे यस कह देता है। फिर नेक्स्ट डे चेरी तो वो डॉक्यूमेंट्री लेकर सीधा अपनी प्रोफेसर के पास पहुंच जाती है। वैसे तो प्रोफेसर को उसका काम काफी इम्प्रेसिव लगा, लेकिन उसने तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया था, और वो ये था कि उसने प्रोफेसर का सेकंड नेम ही गलत कर दिया था। एक्चुअली उसकी स्पेलिंग्स गलत थी, इसीलिए वो प्रोफेसर से बार बार माफी भी मांगती है और उसको एडिट करने के लिए भी बोल देती है, लेकिन प्रोफेसर तो फिर भी गुस्से में आ गई। यही बात वो बाहर जाकर सुरभि को बताती है और वो सोचने लग जाता है कि तुम इतना बड़ा ब्लंडर कर भी कैसे सकती हो, आखिर तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हें वहाँ पर लिखना क्या है। फिर वो उसको बताती है कि चाहे जैसी भी हो, लेकिन फिर भी प्रोफेसर ने मेरी वो डॉक्यूमेंट्री अप्रूव कर दी है और यहाँ तक कि उन्होंने तो मुझे पास भी कर दिया। अब वो दोनों जैसे ही सुरभि के घर पहुँचते हैं तब तो उसने सब कुछ पैक कर रखा था। एक्चुअली वो यहाँ से जाने वाला था। उसने चेरी से कहा कि देखो अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम भी यही चाहती हो तो मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओ। मैं इन सारी चीजों से भागना चाहता हूँ, इसीलिए मैं हॉस्टल तो नहीं जा रहा। लेकिन इस बात पर चेरी तो उसको कह देती है कि ये तो कोई बात नहीं हुई, तुम्हें इन चीजों से भागना तो नहीं चाहिए, और वैसे भी तुमने भागकर देख भी लिया कि उसका क्या अंजाम हुआ। मेरे ख्याल से तुम्हें इन सारी चीजों से भागना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हारे डैड ने तुम्हें दी हैं वो तो तुम्हें हर हाल में पूरी करनी पड़ेंगी। वैसे तो सुरभि ने अपना माइंड सेट कर लिया था, क्योंकि उसको पता था कि चेरी कभी भी उसे इस तरह भागने नहीं देगी, उसे वापस अपने कबीले में ही जाना होगा। और फिर वो जाने से पहले कह देता है कि मुझे तुमसे रियल वाली किस करनी है। अब वो उसको किस कर लेता है। फिर ये सीन शिफ्ट हो जाता है और नेक्स्ट डे हमें चेरी को उसकी फ्रेंड के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर चेरी तो बहुत ही ज्यादा सैड बैठी हुई थी, लेकिन तभी उसकी बेस्टी ने कहा कि देखो तुम्हें इस तरह नहीं बैठना चाहिए, भले ही आज सुरभि की फ्लाइट है तो क्यों ना हम लोग उसको सी ऑफ करने चलें। अब वो दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल तो जाती हैं, लेकिन फिर भी चेरी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई थी। एक्चुअली उसकी तो वहाँ जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सुरभि से आज तो प्रिंसेस कारीन मिलने के लिए आई थी और उसने कहा कि वो लड़की है ना वो तुम्हें बहुत प्यार करती है, और उससे मैंने एक बात और भी सीखी, तो ये है कि सेल्फलेस कैसे हुआ जाता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें उस शख्स को खुश रखना चाहिए जिससे कि हम प्यार करते हैं। चेरी तुम्हें छोड़ते हुए बहुत ही ज्यादा पेन में थी और आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वो बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं हुई। अगर वो चाहती तो तुम्हें वहीं पर रोक सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ हमें चेरी को दिखाते हैं जो कि एक जगह पर बैठी हुई थी। एक्चुअली उसकी हिम्मत ही नहीं हुई एयरपोर्ट जाने की। वो बेचारी तो यहाँ पर बैठी हुई रो ही रही थी और उन टाइम को याद कर रही थी जो टाइम उसने सुरभि के साथ बिताया था, और वो यही सोचती है कि अच्छा हुआ मैं एयरपोर्ट नहीं गई, अगर वो मुझे इस हालत में देख लेता तो वो बिल्कुल भी नहीं जा पाता अपनी ड्यूटीज पूरी करने के लिए। अब इसी तरह से एक मंथ बीत जाता है। वहीं पर एक दिन चेरी के पास कर्टिस आया हुआ था और उसने चेरी को एक रोज दिया, बट चेरी ने तो एकदम से मना कर दिया। लेकिन वो कहने लगा कि ये रोज मैं तुम्हें नहीं दे रहा, बल्कि ये तो मैं तुम्हें पकड़ा रहा हूँ ताकि तुम इसे अपनी फ्रेंड को दे सको। एक्चुअली उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि काफी टाइम से कर्टिस और उसकी बेस्टी दोनों ही एक दूसरे के ऊपर क्रश करते हैं, लेकिन दोनों ही कह नहीं पा रहे थे, और आज इस बहाने से उन्होंने कह भी दिया और वो दोनों एक स्वीट सा कपल बन जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर टी-रेक्स आता है और उसने चेरी को वही वाली वीडियो दिखाई जो कि सुरभि ने उसको बोला था। उस वीडियो में वो कह रहा था कि अगर ये वीडियो तुम्हें मिली है तो इसका मतलब ये है कि हमने अपनी जिम्मेदारियों से भागने का फैसला नहीं किया।
यहाँ पर वो कहता है कि चाहे तुम कहीं भी हो लेकिन तुम मेरा फर्स्ट लव हो, इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। अब इसके बाद जैसे ही वो रोती है तब दो कोई हैंकी लेकर उसके पास पहुँच गया था और ये कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो ही होता है। फिर क्या था, फिर तो चेरी एकदम से खड़ी हुई और दोनों ने एक दूसरे को हगी कर लिया। यहाँ तक कि वो दोनों तो रोने भी लग गए थे। फिर शाम के टाइम सुरवे चेरी को एक जगह पर लेकर जाता है और उसने बताया कि अब मेरी कंट्री के हालात काफी अच्छे हो गए हैं और रही बात मेरी, मैं यहाँ पर इसलिए आता हूँ क्योंकि हमारे ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अब मुझे किंग बनना है। लेकिन हमारे कबीले में किंग ऐसे ही नहीं बन सकते जब तक उसकी शादी ना हो, और मेरी क्वीन तो तुम्हारे अलावा कोई हो ही नहीं सकती, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। फिर वो शादी के लिए चेरी को प्रपोज भी कर देता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। और ये बात सुनकर चेरी तो एकदम से शॉक हो गई। एक्चुअली प्रिंसेस कारीन ने तो सुरवे पर गिव अप ही कर दिया था क्योंकि उसको पता ही लग गया था कि सुरवे उससे नहीं बल्कि चेरी से ही प्यार करता है। फिर वो उससे कहता है कि देखो, फिलहाल ना तो मुझे कोई प्रिंस समझो और ना ही होने वाला किंग, तुम अपना ये डिसीजन अपने दिल से करो। क्या तुम मेरे साथ होंजल चलोगी वहाँ की क्वीन बनकर? इस बात को डरते डरते चेरी ने हाँ तो बोल दिया था, लेकिन फिर भी वो कहती है कि क्या वहाँ की क्वीन बनने के बाद भी मैं अपने फैशन डिजाइनिंग और अपने ब्रांड को कंटिन्यू रख सकती हूँ? वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम अपने सारे काम कर सकती हो, तुम पर कोई भी पाबंदी नहीं होगी। और फिर वो यस बोल देती है। फिर इसके साथ ही सर्वे उसे माय क्वीन बोलते हुए किस कर लेता है और इन दोनों की इसी क्यूट से मोमेंट के साथ ही हमारे इस ड्रामा की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है।